आइए प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आज जो कल का बचा हुआ टॉपिक था उस पे चर्चा करते हैं। थोड़ा सा एफआईआर पे चर्चा होगी, आज परिवाद पे चर्चा होगी, पुलिस रिपोर्ट पे चर्चा होगी, सीडी पे चर्चा होगी, जीडी पे चर्चा होगी, थाने की उन हर गतिविधियों पर चर्चा होगी जिसपे एक एक दरोगा जी को जरूरत है, सामान्य जन को जानने की जरूरत है। एक जो भी जागरूक व्यक्ति है, हर व्यक्ति को जो चीजें जानने की जरूरत है उन चीजों पर आज चर्चा करेंगे। और इसी में आपके उन परीक्षा उपयोगी जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर भी हम आपको इंगित करेंगे कि ये चीजें जरूरी हैं, ये परीक्षाओं से संबंधित चीजें, इनको आप नोट कर लीजिए। लेकिन समझते जरूर रहिए कि क्या चल रहा है, उसको पहले समझ लीजिए और उसके बाद हम आपको बताएंगे। कल हम चर्चा कर रहे थे कंप्लेंट पे, आज हम सीआरपीसी, चूंकि अभी सीआरपीसी चल रहा है, सीआरपीसी अभी चलेगा, समझ लीजिए सारी चीजें। 1973 की सीआरपीसी चल रही है। कल हमने आपसे बताया था कि ये एक्ट नंबर इसका 2 है, ये 1 अप्रैल 1974 को इसमें ये लागू हुई थी। ये सारी चीजें हैं, वो कल की चीजें थी। आज के लेक्चर में आप देखिए क्या है, वो चीजें जरूरी है। हमने आपसे सेक्शन 2 का डी, मतलब धारा 2 का जो डी है, इसको आप काखा गाघा से भाई बना लीजिएगा, घा आएगा कि क्या आएगा देख लीजिएगा। सेक्शन 2 का डी ये बात करता है परिवाद की। परिवाद, हिंदी में इसको परिवाद कहते हैं, अंग्रेजी में इसको कंप्लेंट कहते हैं। कंप्लेंट होता है ये, कंप्लेंट है ये, इसको परिवाद कहते हैं, कंप्लेंट कहते हैं। अब ये देखिए होता क्या है, इसकी शुरुआत क्या है, इसके लिए आपको एफआईआर के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा, परिवाद के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। एक एक चीज को समझिए, जल्दबाजी में मत रहिएगा, मैं एक एक चीज समझाऊंगा आपको। इसकी जरूरत क्यों पड़ी, सीआरपीसी में इसकी जरूरत क्यों पड़ी, परिवाद शब्द को लाने की जरूरत क्यों पड़ी, आप समझिए। होता यह है कि जब भी कोई घटना होती है, किसी के साथ अपराध घटित हुआ, तो उसका पहला काम क्या होता है, आप देखिए। पहला काम यह होता है कि जो भी एक अथराइज अथॉरिटी है, अथराइज अथॉरिटी का मतलब यह है कि कानून द्वारा जिसको अथराइज किया गया है, अब वो इस समय पुलिस है, सामान्य रूप से जो आप दरोगा जी बनने जा रहे हैं, तो पुलिस के पास कोई आदमी गया, जो पीड़ित व्यक्ति है, वो क्या करने गया, वो उस अपराध की सूचना देने गया, इंफॉर्मेशन देने गया, इन्फॉर्म करने गया। किसको, इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन को, जो थाने का इंचार्ज है उसको, जिसको आप हिंदी में कहते हैं थाने का भारसाधक अधिकारी। आप उसको सूचना देने गए कि साहब दरोगा जी, हमारे साथ इन्होंने, मान लीजिए कि ए ने बी के साथ कोई ऐसा काम किया, मान लीजिए गोली मार दिया या हाथ पैर तोड़ दिया, कुछ भी किया। अब ए जाएगा किसके पास, थाना इंचार्ज के पास जाएगा और इस बात की सूचना देगा कि साहब मेरे साथ ऐसा गलत काम हो गया, बी ने मुझ पे गोली मारी, या मेरा हाथ पैर थोड़ा ग्रीवियस इंजरी की, या सिंपल इंजरी की, कुछ भी की, कुछ ना कुछ हर्ट हुआ उसका। अब क्या करेगा थाना इंचार्ज, इसका काम क्या है, आपका मकसद क्या है। जैसे ये सूचना दिए, थाना इंचार्ज क्या देखता है, वो ये देखता है, कल हमने आपको बताया था कि संज्ञेय अपराध क्या होता है और असंज्ञेय अपराध क्या होता है, मतलब कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल मामले क्या होते हैं। जैसे ही थाना इंचार्ज उसको डिवाइड करेगा, देखेगा कि ये है क्या, अगर वो मामला संज्ञेय होगा तो वो सूचना रिपोर्ट लिखेगा, उसको क्या बोलेंगे, एफआईआर बोलेंगे। मतलब कि आप एफआईआर कराने गए, और अगर वही मामला नॉन कॉग्निजेबल होगा तो उसको आप बोलते हैं एनसीआर बोलते हैं। इसके बारे में अभी हम एक एक चीज आपको बताएंगे, क्या है एफआईआर, क्या है एनसीआर। एफआईआर इसको क्या कहते हैं, इसकी हिंदी होती है, अंग्रेजी होती है। हिंदी इसकी होती है प्रथम सूचना रिपोर्ट, प्रथम सूचना रिपोर्ट। इसको कहीं कहीं हिंदी में लिखा जाता है प्रथम सूचना प्रतिवेदन। इसी वजह से हम कहते हैं कि आप लोग इसकी अंग्रेजी जरूर जानते रहिए, लेकिन इसको कितना भी हिंदी इधर उधर बना दिया जाएगा, इसको एफआईआर ही कहा जाएगा। अंग्रेजी में कभी भी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के अलावा कुछ नहीं कहा जाएगा, हिंदी में चाहे जितनी पर्यायवाची बना दे, ठीक है। ये जो चीज है, ये जब नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट पे आता है, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट पे आता है ये मामला,
तब इसको एनसीआर कहा जाता है। जितने भी संज्ञेय मामले होंगे उन पर एफआईआर दरोगा जी लिखते हैं। और ध्यान रखिएगा, एक केस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ललिता कुमारी का एक मामला है, नोट करते रहिएगा इन चीजों को। ललिता कुमारी का मामला है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर से संबंधित जो भी मसले हैं उस पे ललिता कुमारी के मामले में, ललिता कुमारी का मामला आप जानते रहिए, कुमारी के मामले में एफआईआर से संबंधित बहुत सारे दिशा निर्देश दिए हैं, जहां थाना इंचार्ज की मजबूरी है, उसका कर्तव्य है कि वो अगर कोई व्यक्ति जा रहा है तो उसका एफआईआर नोट करे। ये तो मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, लेकिन कितना करता है थाना इंचार्ज, ये आप सब लोग बहुत बखूबी अच्छी तरीके से जानते हैं कि कौन कितना करता है। तो देखिए, अब ए के साथ घटना घटित हुई, ए चले गए थाना इंचार्ज के पास एफआईआर कराने। अब मान लीजिए कोई जरूरी नहीं है कि दरोगा जी एफआईआर लिख ही लें, क्योंकि आप लोग सब लोग सामान्य रूप से जानते हैं कि कितने दरोगा जी आपकी एफआईआर लिख लेते हैं। ज्यादातर लोगों की शिकायत होती है कि थाने से हमको डांट के भगा दिया गया, हमारी सुनी ही नहीं गई। ठीक है, इसके लिए भी सीआरपीसी एक व्यवस्था करती है। अगर आपकी थाने में रिपोर्ट नहीं लिखी जाती, भले ही ललिता कुमारी के मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आपको बहुत सारे जजमेंट दे दिया, बहुत सारे ऐसे जजमेंट है आपको हम बताएंगे। ये तो इतना इस वजह से बताते हैं कि क्योंकि यूपीएसआई की क्लास चले, जिस दिन आप सिविल जज वाले में बैठेंगे वो सारी चीजें आपको बताएंगे। अब मान लीजिए कि दरोगा जी आपका एफआईआर नहीं लिखे, तब आप क्या करेंगे? इसके लिए एक व्यवस्था है। इसके लिए एक, जब हम एफआईआर आपको पढ़ाएंगे, जो धारा 154 में बताई गई है, सीआरपीसी की धारा 154 में एफआईआर के बारे में बताया गया है। ध्यान रखिएगा, एक चीज और पूछा जाता है, अगर आपसे ये पूछ लिया गया कि एफआईआर की परिभाषा कहां दी गई है और वो ये बता दे कि धारा 154 में, तो मान लीजिएगा कि ये सही नहीं है। एफआईआर की परिभाषा नहीं दी गई है, एफआईआर के बारे में बताया गया है, परिभाषित नहीं किया गया है। वो बताया गया है कि जो संज्ञेय मामले हैं उस पर आप जाएंगे, थाना इंचार्ज के पास सूचना देंगे और उस सूचना के तहत थाना इंचार्ज उसको लिखेगा। इसी 154 के, धारा 154 के खंड 3 में एक बात बताई गई है, जब थाना इंचार्ज आपकी रिपोर्ट नहीं लिखता, वहां आपको एक उपचार दिया गया है। वो उपचार क्या है आप देखिए। उस उपचार में यह बताया गया है सीआरपीसी की धारा 154 के 3 में कि वो व्यक्ति जो पीड़ित है दरोगा जी के पास गया और दरोगा जी ने एफआईआर नहीं लिखी, डांट के भगा दिया, गाली दे के भगा दिया, राम राम कह के भगा दिया, कुछ भी कह के भगा दिया, कुल मिला के आपकी सुनी नहीं गई। ऐसी स्थिति में आपके पास एक उपचार बनता है, आप अपने जिले के सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जो एसपी है उसको एफआईआर जो आप लेके गए हैं सूचना देने, उसी की एक लेटर बनाइए और उस लेटर को अपने जिले के एसपी को, जिस जिले में आप गए हैं, जिस थाने में गए हैं, उस जिले के एसपी को रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा, ध्यान रखिएगा ये लिखा गया है सीआरपीसी में, रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा क्या कर दीजिए, एसपी को भेज दीजिए कि एसपी साहब हमारी थाने में नहीं सुनी गई, इसलिए हमने आपको भेजा। अब हो सकता है कि उम्मीद है कि एसपी साहब सुन लें आपकी बात, लेकिन कोई जरूरी नहीं है। अगर जिसकी यहां इतनी धौंस है, हो सकता है बड़े बड़े राजनीतिक मसले, यहां भी बड़ी बड़ी धौंस है, एसपी साहब भी हो सकता है आपकी बात ना सुने, तब एक पीड़ित व्यक्ति कहां जाएगा भाई? ऐसी व्यवस्था रखी गई है उसके लिए कि वो पीड़ित व्यक्ति कहां जाएगा? वो पीड़ित है तो कहीं ना कहीं उसको उपचार तो दिया ही जाएगा भाई, उसको मौलिक अधिकार दिया गया है, मौलिक कर्तव्य है तो उसके मौलिक अधिकार भी संवैधानिक दिया गया है। अब ये कहां जाएगा बेचारा, इसके पास समस्या हो गई। अब ये जब हम आपको परिवार बता रहे थे, यहां पर हम आ रहे हैं घूम करके फिर से। जब ये एसपी साहब के पास गया, मान लीजिए अच्छा संयोग रहा, एसपी साहब आपकी रिपोर्ट पढ़ लिए और संज्ञान ले लिए, तब तो ये तुरंत थाना इंचार्ज को कह देंगे कि भाई इस पे जांच में वो इन्वेस्टिगेशन बैठा दीजिए, जाइए इसकी जांच करिए आप लोग। लेकिन मान लीजिए एसपी साहब भी आपकी बात नहीं सुनते, तब आप क्या करेंगे? तब आपके पास एक चारा बचता है, अंतिम चारा न्यायालय बचता है, जो हर व्यक्ति का अंतिम चारा होता ही है। इसी पे सबका विश्वास है। वो बात अलग है कि कुछ स्थितियों में आजकल कुछ आरोप लगते आ रहे हैं, वो सामान्य स्थितियां हैं, लेकिन फिर भी न्यायालय पर लोगों का आंख मूंद करके आज भी विश्वास है। एसपी साहब भी नहीं सुने, तो जो एसपी साहब को आपने रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजा था, उसी को लेकर के आप चले जाइए किसके पास? न्यायालय में।
न्यायालय में चले जाइए और इसको ध्यान रखिएगा, इसको क्या है, न्यायालय के सामने आप जो एफआईआर यहां कहने आ रहे थे, यही सूचना एफआईआर भी लिखित दे सकते हैं। पढ़े लिखे आदमी हैं तो लिख के दे दीजिए, नहीं पढ़े हैं मौखिक रूप से दे दीजिए। यही स्थिति मजिस्ट्रेट के सामने भी है। उसी वाले मामले को लेकर के आप मजिस्ट्रेट के पास गए कि माय लॉर्ड, हमारी ना तो थाने में सुनी गई और ना एसपी साहब के यहां सुनी गई, अब हम क्या करें? हम तो कहीं के नहीं रहे, किसी घाट के नहीं रहे, घाट घाट घूमे, उसके बावजूद भी आकर के यहीं आए। अब क्या है, न्यायालय की ड्यूटी है। न्यायालय की ड्यूटी क्या है कि वह आपकी बात को सुने। अब यहीं पे देखिए, ये हमने आपको संक्षेप में बताया एक उपचार कि जब आपका एफआईआर नहीं लिखता थाना इंचार्ज, तब आपके पास क्या व्यवस्था कानून ने आपको दी है। जब एफआईआर वहां से नहीं लिखी गई, एसपी साहब भी नहीं लिखे, कहीं कुछ नहीं हुआ, आप सीधे आते हैं मजिस्ट्रेट के पास। ध्यान रखिएगा, हाई कोर्ट नहीं जाते हैं, मजिस्ट्रेट के पास जाते हैं। मजिस्ट्रेट के पास आकर के अपनी उसी मामले की क्या देते हैं, सूचना देते हैं। उसी मामले पे प्रतिवेदन देते हैं, लिखित हो या मौखिक हो, किसी भी तरीके से दे सकते हैं। और अब मजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे, ध्यान रखिएगा, मजिस्ट्रेट साहब बाध्य नहीं है, लेकिन फिर भी सामान्य रूप से मजिस्ट्रेट उस मामले का संज्ञान ले ही लेता है। और एक चीज आपको बताएं, आप लोग जो पीड़ित व्यक्ति हैं, इसी को कहते हैं, जाइए वकील साहब को बुला लीजिए, 156(3) करा देंगे। थाने में नहीं सुनी जाएगी तो 156(3) करा देंगे। 156(3) कोई राशि का नाम थोड़ो है, यही है 156(3). क्या है 156(3) समझ लीजिए यहीं से। जैसे ही ये सूचना किसको दी गई, मजिस्ट्रेट साहब को दी गई। मजिस्ट्रेट साहब ने क्या किया, इस मामले का संज्ञान लिया, ये सूचना इन्होंने स्वीकार कर ली। जैसे स्वीकार की, अब मजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे, मजिस्ट्रेट साहब सूचना लिख करके अपने बॉक्स में तो रखेंगे नहीं, वो क्या करेंगे, जिस थाने का मामला है उस ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन को, जिसको आप कहते हैं थाना प्रभारी, दरोगा जी लोग जो हैं, उस थाना प्रभारी को क्या करेंगे, जो थाने का भारसाधक अधिकारी है, उसको इसी सूचना के तहत क्या कहेंगे कि अब आप जाकर के अन्वेषण करिए। अन्वेषण की अंग्रेजी क्या होती है, इन्वेस्टिगेशन करिए। अब जाइए आप इन्वेस्टिगेशन करिए। तब जब मजिस्ट्रेट खुद ही एफआईआर को लिख करके स्वीकार करके थाना प्रभारी को या पुलिस के उस विभाग के किसी भी व्यक्ति को इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर देता है, तो वही है साहब 156(3). उसी को आप कहते हैं कि जाके मजिस्ट्रेट साहब के पास 156(3) करा देंगे। तब दरोगा जी क्या करेंगे, तब तो दरोगा जी को करना ही पड़ेगा। तो यही है 156(3). और यही 156(3) जब आप कराने जाते हैं, तो इसी को जब आप यहां सूचना देने जाते हैं, तो वहां वो चीज होती है एफआईआर, और यहां क्या होती है, यहां इसको बोलते हैं परिवाद। वहां एफआईआर का जो इन्फॉर्मेंट उसको कहा जाता है, और यहां इसको कंप्लेनेंट कहा जाता है। उसको क्या बोला जाएगा, जो परिवाद देने गया है उसको बोला जाएगा परिवादी। तो ध्यान रखिएगा, परिवादी वही होगा जो खुद गया है न्यायालय की शरण में, और जो वो देकर आएगा उसको बोला जाएगा परिवाद। तो ध्यान रखिए, कहां पे इसकी परिभाषा दी गई है, धारा 2 के डी में परिभाषा दी गई है सीआरपीसी के। परिवाद की परिभाषा है, परिवाद का मतलब सिर्फ इतना ही है कि आप न्यायालय के समक्ष पहुंच करके अपनी पीड़ा बताएं, और उस पीड़ा का आपका उद्देश्य सिर्फ इतना हो कि न्यायालय आपके मामले पर संज्ञान ले ले। और ये पीड़ा उठी कहां से, जब दरोगा जी आपकी बात नहीं सुने या एसपी साहब आपकी बात नहीं सुने, तब आप आकर के यहां आ गए। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग परिवाद का मसला समझ गए होंगे, और ललिता कुमारी का केस भी यहीं से समझ लीजिए। लेकिन आगे जब अभी हम आपको एफआईआर पढ़ाएंगे, तब तो बहुत कुछ है। अभी ये तो मान लीजिए संक्षेप में हमने आपको इतना बता दिया, ठीक है, इतना आपने देखा परिवाद ये है, एफआईआर की क्या स्थिति थी, इसको सब आप देख लिए। आगे एक परिभाषा आती है जी में, एच में, जी में परिभाषा है जांच की। जांच है, सॉरी,
जांच की परिभाषा जी में क्या लिखे, अरे नहीं, इंक्वायरी, जांच की परिभाषा धारा 2 के जी में जांच की परिभाषा बताई गई है। अब देखिए, हमने आपको 2 अंतर बताया था पहले दिन। एक तो हमने आपको बताया था इन्वेस्टिगेशन और एक इंक्वायरी हो गई। इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी 2 ऐसे शब्द हैं, इसकी हिंदी होती है अन्वेषण और इसकी हिंदी होती है जांच। पहले ही दिन हमने आपको बताया था, इसकी परिभाषा दी गई है धारा 2 के एच में, ध्यान रखिएगा, इसकी जी में है, इसकी एच में है। अब इन दोनों में भी अंतर समझ लीजिए लगे हाथ। क्या है अंतर? इन्वेस्टिगेशन, जांच क्या है? देखिए जांच क्या है। जांच हमेशा या तो मजिस्ट्रेट कराता है या फिर न्यायालय कराता है। ध्यान रखिएगा, मजिस्ट्रेट, जांच हमेशा मजिस्ट्रेट कराएगा या न्यायालय कराएगा। परिभाषा में तो एक अलग चीज दी गई है। परिभाषा में लिखा गया है अदर देन ट्रायल। क्या कहा गया है? अदर देन ट्रायल की बात कहा गया है कि विचारण से भिन्न हर ऐसी जांच जिसको मजिस्ट्रेट कराए या न्यायालय कराए। मजिस्ट्रेट का मतलब जो आपके सीजीएम तक होते हैं वो मजिस्ट्रेट हैं, इनके ऊपर जो पहुंच जाते हैं हाई कोर्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है, सब न्यायालय भी है, ठीक है। तो मजिस्ट्रेट कराए या न्यायालय कराए, लेकिन मजिस्ट्रेट और न्यायालय ट्रायल भी कराता है। तो ध्यान रखिएगा, आपकी परिभाषा में लिखा गया है विचारण से भिन्न, विचारण से भिन्न, ये बात बताई गई है। विचारण से भिन्न हर ऐसी जांच जिसको मजिस्ट्रेट या न्यायालय कराए उसे जांच कहते हैं। ये वर्डिंग लिखी गई है अदर देन ट्रायल। अदर देन ट्रायल का मतलब यह है कि जिसमें ट्रायल नहीं आता जांच में, ट्रायल जांच का विषय नहीं है, लेकिन मजिस्ट्रेट ही कराता है, न्यायालय है। तो अच्छा, यहां से आपको अंतर समझ में आ जाएगा। इन्वेस्टिगेशन, अभी आप इंक्वायरी को इधर रखिए, इन्वेस्टिगेशन पे आइए। इन्वेस्टिगेशन कौन कराता है? अब देखिए ये क्या कर रहा है। इन्वेस्टिगेशन पे ये हो रहा है कि सीआरपीसी के तहत, ध्यान रखिएगा परिभाषा में जो बात बताई गई है, सीआरपीसी के तहत, इसको अगर आप जो लोग नोट करना चाहें तो नोट भी करते रहिए या समझते रहिए। सीआरपीसी के तहत पुलिस द्वारा, ध्यान रखिएगा, वहां किसके द्वारा हो रहा था? न्यायालय या मजिस्ट्रेट द्वारा। यहां किसके द्वारा हो रहा है? पुलिस द्वारा। पुलिस द्वारा किस काम के लिए? साक्ष्य एकत्र करने के लिए, साक्ष्य एकत्र करने के लिए, कलेक्शन ऑफ एविडेंस, इसका मकसद ही है, इन्वेस्टिगेशन करने का मकसद ही है कलेक्शन ऑफ एविडेंस। ये आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा कि इन्वेस्टिगेशन का पर्पज क्या होता है, चाहे सिविल जज वाले हो चाहे यूपीएसआई वाले हो, सब लोग ध्यान रखिएगा। कलेक्शन ऑफ एविडेंस किसका पर्पज है? इन्वेस्टिगेशन का पर्पज ही है। कौन करेगा? पुलिस करेगा, न्यायालय कभी नहीं करेगा। कुछ अपवादों को छोड़ करके न्यायालय कभी नहीं करेगा। सामान्य परिभाषा हमेशा ध्यान दी जाती है, पुलिस करेगा इन्वेस्टिगेशन। उसका पर्पज क्या होगा? एविडेंस कलेक्ट करना। चाहे सिविल जज वाले हो या यूपीएसआई वाले, सब लोग ध्यान रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है। अन्वेषण का उद्देश्य क्या होता है? तो अन्वेषण का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? कलेक्शन ऑफ एविडेंस, इसके अलावा कुछ नहीं होता। क्योंकि आप ध्यान जान लीजिए, पुलिस जब भी कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती है या कुछ भी करती है तो वो सारी चीजें, पुलिस के सामने जो भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाता है या पुलिस के कस्टडी में भी जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाता है, वो सब एविडेंसरी वैल्यू में मान्य नहीं होता है। उसकी एविडेंसरी वैल्यू उतनी मान्य नहीं होती है। उसका मकसद सिर्फ होता है कि न्यायालय को एक सहायता मिल जाती है और कुछ नहीं। इसीलिए पुलिस का इन्वेस्टिगेशन कुछ भी करती हो, न्यायालय इसके इन्वेस्टिगेशन पे किसी को फांसी नहीं दे देगा। बस इसका मकसद यह है कि एविडेंस को कलेक्ट कर ले। अब ये सारी चीजें दूध का दूध पानी का पानी ट्रायल में होगा। पुलिस के रिपोर्ट के आधार पर किसी को दंड नहीं दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो अब आप दो चीज यहां से अंतर निकाल लीजिए।
इंक्वायरी कौन कराएगा? मजिस्ट्रेट या न्यायालय कराएगा, जिसकी परिभाषा धारा के 2 के जी में दी गई है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन, जिसको अन्वेषण कहते हैं, वो पुलिस कराती है। पुलिस कभी जांच नहीं कराती, ध्यान रखिएगा। अब मीडिया की बात है या कुछ चौराहे पे लोग ऐसे कह देते हैं कि पुलिस जांच कर रही है, मीडिया तो कुछ और भी कह देती है। मीडिया 80 साल के आदमी को भी, उसकी भी किडनैपिंग करा देती है। अब किडनैपिंग में आप लोग देखिए, किड माने होता है बच्चा। अब 80 साल के आदमी की कैसे किडनैपिंग होगी? अब मीडिया तो इसकी भी किडनैपिंग करा देती है, जबकि इसको कहा जाता है अबडक्शन। इसकी अंग्रेजी होती है अबडक्शन। भाई जो बच्चा है उसी की तो किडनैपिंग होगी। लेकिन हमारी मीडिया है, हमारे कुछ और भी सब लोग हैं, ये सब छोटी छोटी गलती करते रहते हैं। बहुत सारी गलतियां ऐसी हैं जो हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन हैं। गलती में बहुत से लोग कहते हैं ब्लंडर मिस्टेक हो गया। अब ब्लंडर और मिस्टेक 2 अलग अलग खुद ही शब्द हैं। ब्लंडर मतलब बहुत बड़ी गलती, मिस्टेक मतलब छोटी गलती। लेकिन लोग कह देते हैं ब्लंडर मिस्टेक हो गया, सर क्या करें? तो इन सब चीजों से दूर रहिए। ये सब चीज समझिए कि जांच क्या है, इन्वेस्टिगेशन क्या है, अन्वेषण क्या है, जांच कौन कराएगा, इन्वेस्टिगेशन कौन कराएगा, कौन इसका प्रभारी होगा, ये सब चीज आप देखिए। ठीक है। थोड़ा सा इस पे धब्बा आ रहा है यार, हल्का से इस पे पानी दीजिए। अच्छा ले रहे हैं, ठीक है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखिए, एक एक चीज का कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते चलिए और एक एक चीज को समझते भी चलिए और दूसरा नोट भी करते चलिए, क्योंकि इसी सब में आपके एग्जाम के लिए पॉइंट बनेंगे। अलग से कहीं से पॉइंट बन के थोड़ा आता है। जब भी बनाए जाते हैं, जो पेपर हम लोग बनाते हैं या कोई भी बनाता है, तो कहीं से उड़ के थोड़ा आता है, इसी में से आता है। अब देखिए एक चीज और है, यहीं से आपको एक परिभाषा थोड़ा सा बता देते हैं। हर चीज तो बताए, हुआ क्या? अपराध। यही हो रहा है आईपीसी में, इसी पे सब कुछ चल रहा है सीआरपीसी में, और इसकी परिभाषा नहीं पता है। इसको भी बता दिया जाए। सीआरपीसी में इसकी परिभाषा बताई गई है भैया 2 के N में। अब मैं अंग्रेजी में N लिख दे रहा हूं, आप लोग हिंदी में काखा काखा जोड़ लीजिएगा। 2 का N है जो परिभाषा बता रही है किसकी? अपराध की। और इसमें यह शब्द क्या लिखा गया है? ऑफेंस शब्द लिखा गया है। ठीक है। ऑफेंस शब्द की परिभाषा सीआरपीसी में कहां बताई गई है? 2N में। और आईपीसी में धारा 40 में इसके बारे में बताया गया है। ध्यान रखिएगा, अगर कभी आने वाले परीक्षाओं में यह सवाल पूछा जाएगा अपराध की परिभाषा कहां दी गई है, और अगर कहीं आपको दोनों ऑप्शन मिल जाए, ये आईपीसी वाला ऑप्शन मिल जाए और ये सीआरपीसी वाला ऑप्शन मिल जाए, तो ध्यान रखिएगा मित्रों, यही सही है। अगर वो पूछे परिभाषा, चूंकि यहां पे क्या है, ये जनरल एक्सप्लेनेशन बताता है, ये स्पष्टीकरण कर रहा है कि अपराध क्या क्या है। अब वो बात अलग है कि अगर सीआरपीसी की बात ना दिया रहे, इसको ना दिया रहे, सिर्फ यही दिया रहे, तो आप कह सकते हैं कि अपराध की परिभाषा यहां है, चल जाएगा काम। लेकिन अगर दोनों दिया हुआ है तो सीआरपीसी का 2N ही माना जाएगा, क्योंकि ये डिफिनेशन क्लास है। यही है डिफिनेशन क्लास। अब इसको समझिए क्या है, ध्यान रखिएगा। आईपीसी हो या सीआरपीसी हो, हम लोग अपराध का अंग्रेजी क्या मानते हैं? क्राइम। लेकिन अब आज पढ़ाते समय इतना चीज याद आ गया, आपको ये भी अंतर बता देते हैं। समझ लीजिए क्या है। अपराध है, दोनों की हिंदी है भैया, लेकिन अंग्रेजी दोनों की अलग अलग। कहीं भी आईपीसी में ना ये वर्ड यूज किया गया है, ना सीआरपीसी में ये वर्ड यूज किया गया है। हर जगह यही वर्ड यूज किया गया है। और हम सब रात दिन क्राइम क्राइम कहते हैं। क्रिमिनल वकील कोई है, कोई नहीं कहता ऑफेंस का कोई वकील, हर आदमी क्रिमिनल वकील ढूंढता है। जबकि ना तो इसका कहीं जिक्र है आईपीसी में, ना सीआरपीसी में। एक आध जगह कहीं होगा भाई तो बात अलग है, लेकिन है नहीं जहां तक मुझे पता है। अब इसका मतलब समझिए क्या है। वैसे तो जो परिभाषा है इसका मतलब समझिए क्या है। परिभाषा जो सीआरपीसी में है वो क्या कह रही है अपराध की? वो कह रही है कि हर ऐसा कार्य
हर ऐसा कार्य या लोप एक्ट है या ओमिशन है, ओमिशन जिसको विधि द्वारा क्या बनाया गया है, दंडनीय बनाया गया हो। कहीं मात्रा वात्रा इधर उधर हो जाए तो बहुत ध्यान मत दीजिएगा, आशय पे ध्यान रखिए, मात्रा पे कहीं कम। हाँ, हर ऐसा कार्य या लोप जिसको क्या बनाया गया हो, किसके द्वारा, विधि के द्वारा, मतलब ला बना करके उस काम को क्या बनाया गया हो, दंडनीय बनाया गया हो, उसे क्या कहा जाएगा, ऑफेंस कहा जाएगा, हिंदी में अपराध कहा जाएगा। लेकिन उसको हम क्राइम नहीं कहेंगे, ध्यान रखिएगा, इसका क्षेत्र बड़ा है। अब समझाते हैं दोनों में अंतर क्या है। अच्छा, इस शब्द से आप लोग थोड़ा सा परिचित हैं, ये भी देखिए क्या है। एक्ट का क्या मतलब है, ए ने बी को गोली मारी, कुछ काम किया, कुछ काम किया, कोई एक्ट का संपादन किया, इसलिए क्या हो गया, और जिस एक्ट का संपादन किया, जिस कार्य को किया, उस कार्य को, गोली मारने के कार्य को कानून ने क्या बनाया था, दंडनीय बनाया था। अब ये हो गया अपराध। लेकिन इसका क्या मतलब है, लोप का क्या मतलब है? लोप का मतलब यह है कि कुछ काम करके अपराध होता है और कुछ काम बिना किए अपराध होता है। बिना किए का मतलब जिस काम को करने की आपकी ड्यूटी थी वो काम आप नहीं किए, इसलिए अपराध हो गया। आप पुलिस विभाग के अधिकारी हैं, दरोगा जी की ही बात ले लेते हैं। आपकी ड्यूटी थी कि किसी मामले का फेयर इन्वेस्टिगेशन करते, निष्पक्ष अन्वेषण करते, आपने नहीं किया, काम नहीं किया। क्या किया, उसको लोप का मतलब कुल मिला के यही मान के चलिए कि जो आपकी ड्यूटी थी आप उसको नहीं कर रहे हैं, उसी को विधिक भाषा में लोप कहा जाता है, अंग्रेजी उसकी ओमिशन होती है। जिस काम की आपकी ड्यूटी थी उस काम को आपने नहीं किया। जैसे किसी दरोगा जी को, सब इंस्पेक्टर की ड्यूटी लग गई थी, मान लीजिए किसी मामले में कि आप जांच अधिकारी हैं, आप इन्वेस्टिगेशन अन्वेषण अधिकारी हैं, और आप अन्वेषण करने गए, लेकिन फेयर इन्वेस्टिगेशन आपने नहीं किया, मतलब कहीं से इधर उधर का झोलमोल कर दिए और वो पता चल गया। तो आपकी ड्यूटी थी क्या करना, सही से काम करना, और आपने वो काम नहीं किया। फिर भी अब दरोगा जी क्या होंगे, अपराधी होंगे, अपराध किया, और इनके खिलाफ पुलिस एक्ट में, इन्हीं के एक्ट में धारा 7 के तहत विभागीय कार्यवाही होती है, उसको डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने कोई ना कोई अपराध किया। अब दरोगा जी कहें कि हमने तो किए नहीं, हम तो घर बैठे थे। भैया आपकी ड्यूटी थी काम करना, इसलिए नहीं किया। तो कुछ काम करके अपराध होते हैं, कुछ काम नहीं करने पर अपराध होते हैं, उसी को कहा जाता है लोप। तो अपराध की जो परिभाषा है वो ये कहती है, ऑफेंस की परिभाषा जो सीआरपीसी में है कि भैया कोई भी ऐसा काम जिसको कानून ने रोका है कि इसको मत करिएगा, अगर आप इसको करते हैं तो आपको दंड मिलेगा। तो हमने आपको बताया, जो आपने समझा अभी तक, कि ऐसा कार्य या लोप मतलब कोई एक्ट या ओमिशन जिसको किसी विधि द्वारा, ऐसा नहीं कि सिर्फ आईपीसी सीआरपीसी द्वारा ही, नहीं 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 नहीं, कोई भी विधि द्वारा, एससी एसटी है, कोई भी चीज है, आरटीआई है, कोई भी ला है, उसके तहत उसको दंडनीय बनाया गया है कि भैया इस काम को मत करिएगा, नहीं तो आपको कानून दंड देगा। तो उससे क्या कहें, बोलेंगे अपराध, ऑफेंस। लेकिन अब थोड़ा सा इधर भी देख लीजिए, क्राइम क्या है, हिंदी दोनों की अपराध ही है। क्राइम का मतलब समझिए क्या है, क्राइम भी अपराध है, लेकिन ये क्या कह रहा है, ऐसा कार्य जिसको किसी लॉ ने पनिशेबल बनाया हो, मतलब कि एनी एक्ट आर ओमिशन विच इज पनिशेबल बाई लॉ, या फिर ये कह दिया जाए विच इज प्रोहिबिटेड बाई लॉ, और अगर आप उसका वायलेशन करते हैं तो लॉ आपको पनिश करेगा। वो कितना पनिश करेगा वो हर एक्ट और ओमिशन पे डिपेंड करेगा, उसके डेफिनेशन पे डिपेंड करेगा। अब देखिए क्राइम क्या है, क्राइम क्या है इसको देखिए। मान लीजिए ए बी को, या ये उदाहरण हटा देते हैं, एक 5 साल का बच्चा है, 5 साल का है बच्चा, और
एक तालाब के बगल में बैठा है और ये बच्चा इसी तालाब में डूबने लगता है। अब बी की क्या ड्यूटी है? बी की यह ड्यूटी है कि बच्चे को बचा ले, लेकिन बी एक सामान्य आदमी है, ध्यान रखिएगा, सामान्य आदमी है। अगर बी इस ए नामक बच्चे को की जान नहीं बचाता और ए नामक बच्चा डूबकर मर जाता है, अब आप सोचिए कि बी ने क्या किया। कानूनन क्या कानून बी को दंड देगा? तो बी की कोई जिम्मेदारी नहीं कि वो बच्चे को बचाए, कोई जरूरी नहीं है। अब हां, लेकिन आप बताइए कि क्या बी जब समाज में वापस लौटेगा तो समाज इसको माला पहना के स्वागत करेगा कि नहीं, बहुत अच्छा कि ये बच्चा मर गया, आप तो आराम से बैठे थे चैन से? कोई नहीं करेगा। समाज आपको हेय दृष्टि से देखेगा और हो सकता है जूतों की माला भी पहन जाए। तो समाज तो आपको दंड दे सकता है, लेकिन न्यायालय आपको इस मामले का दंड नहीं देगा। वो बात अलग है कि फटकार सुना दे, कोई कर दे, लेकिन कानून आपको दंड नहीं देगा। तो अब आप देखिए, आपने किया तो अपराध ही, लेकिन ऐसा कोई अपराध नहीं किया क्योंकि आपको कानून ने उत्तरदायी नहीं बनाया था, लेकिन आपने किया अपराध। तो इस अपराध को आप क्राइम के अंतर्गत तो ले सकते हैं, लेकिन ऑफेंस के अंतर्गत नहीं ले सकते। लेकिन अगर यही भी सामान्य आदमी ना होकर के एक यूपीएसआई का सब इंस्पेक्टर हो और अब यही घटना हो जाए इसके सामने कि एक बच्चा यहां पे डूब के मर जाए और ये दरोगा जी उठे तक ना, तो अब बताइए कि कानून क्या दरोगा जी को छोड़ेगा? क्योंकि दरोगा जी की ड्यूटी थी कि उस काम को करे और दरोगा जी नहीं किए तो क्या होगा? दरोगा जी इसके तहत क्या हो जाएंगे? अपराधी हो जाएंगे। तो एक शार्ट में हम आपको बताएं, जिस दिन हम क्राइम और ऑफेंस को और अच्छे तरीके से बताएंगे उस दिन इस पे बहुत सारे उदाहरण देंगे। आज इतना ही रख रहे हैं कि आप समझिए कि ऐसा कोई काम जिसको कानून ने दंडनीय बनाया हो वो तो ऑफेंस की श्रेणी में आएगा, लेकिन क्राइम के अंतर्गत ऑफेंस आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसका एरिया बड़ा है। इसमें सामाजिक अपराध भी आएंगे, बहुत सारे ऐसे अपराध हैं जो सामाजिक अपराध भी हैं। समाज तो आपको दंड देगा, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि कानून आपको उस मामले पे दंड दे। तो जिसमें कानून आपको दंड देगा वो ऑफेंस के अंतर्गत आएंगे, और जिसमें आप सामाजिक रूप से कोई ऐसा घृणित कार्य करते हैं वो क्राइम के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो क्राइम और ऑफेंस का ये सामान्य अंतर है। इस पे जब हम किसी दिन और पढ़ाएंगे, बड़ी क्लास लेंगे, तो फिर इस पे आपको हम बताएंगे। तो आज ये ऑफेंस की परिभाषा आपने देखी, धारा 2 के N में है सीआरपीसी के, और आईपीसी के धारा 40 में इसका स्पष्टीकरण दिया गया है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगली क्लास में, अभी चूंकि आपकी परिभाषा वाला खंड खत्म नहीं हुआ है, अभी बहुत सारी चीजें हैं। अभी हम आपको सीडी और जीडी के बारे में बताएंगे, पुलिस रिपोर्ट क्या है उसके बारे में बताएंगे। बहुत सारी चीजें अभी ऐसी बची हैं जिनके बारे में बताया जाएगा, जो बड़ी इंटरेस्टिंग भी हैं। और यही एक आध क्लास आपकी और चलेगी जो परिभाषा की होगी। उसके बाद फिर गिरफ्तारी की बात आएगी, एफआईआर की बात आएगी, जो दरोगा जी से संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको जानना चाहिए परीक्षा के लिए जो जरूरी हैं वो भी आएंगे। और कुछ इसी बीच से कल का लेक्चर मान लीजिए आपकी परिभाषा पे चलेगा। कुछ ऐसी चीजें होंगी जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूरी होंगी, लेकिन जो उसके बाद परसों का लेक्चर होगा उसमें आपके वो जो कलेक्शन आप प्रीवियस पे जो क्वेश्चन पेपर हैं उन पर भी आपको पॉइंट वाइज हम एक एक चीज नोट कराएंगे। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, कल से कल वाले लेक्चर में और देखा जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।